हेलो, तो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ जुंजुइतो कलेक्शन से लेयर्स ऑफ फेयर को। और ये एक 35 पेजेस की शॉर्ट स्टोरी है, तो एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगी। बाकी उज़ुमाकी का नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आएगा, तब तक इसे एंजॉय करो। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो ये स्टोरी स्टार्ट होती है 1996 आजिमा जापान रुइंस ऑफ मेडिन यानी खाद के ढेर में, जहाँ यामाओका नाम का एक स्टूडेंट अपने प्रोफेसर सोया से पूछता है कि ये लेयर्स है या आर्टिफिशियली बनाया गया है, जिस पे प्रोफेसर कहते हैं कि ये कुछ ज्यादा ही अननेचुरल लग रहा है। फिर यामाओका कहता है कि ये साइड से देखने पर ह्यूमन फेस जैसा नहीं लगता, जिस पे प्रोफेसर भी अग्री करते हैं। फिर उसे और गहरा खोदने को बोलते हैं और यामाओका के और खोदने पे उन्हें एक स्कल मिलता है एंशिएंट टाइम से, वो भी एक बच्चे का, जिसमें यामाओका पूछता है कि इन बोन्स और उसके ऊपर की जमीन में क्या कोई कनेक्शन है, जिस पर प्रोफेसर कहते हैं कि ये एक रिचुअल का हिस्सा लगता है। फिर यामाओका के पूछने पर और समझाते हैं कि ये एक दफन करने का रिचुअल लगता है, जिसमें छोटे बच्चे को दफना के फिर उसके ऊपर क्ले की थिन लेयर चढ़ाकर फिर इसे एक बड़ा ह्यूमन शेप्ड टॉम बना दिया गया हो, और फिर समय के साथ ये और नीचे बढ़ गया। लेकिन ये सब फिर प्रोफेसर के अजम्पशंस ही थे और एनालाइज करने पर और पता चलेगा, जिस पे यामाओका कहता है कि ये एक बड़ी डिस्कवरी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है 2017 में, जहाँ हम देखते हैं एक कार में 3 लेडीज को, जिसमें एक माँ है और 2 बेटी, जो कि अपने डैड के 13th डेथ एनिवर्सरी से आ रहे हैं। और उनकी माँ अपनी छोटी बेटी रेमी से पूछती है कि वो इतनी देर से जागी हुई है तो थक गई होगी, जिस पर रेमी कहती है कि मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। और फिर माँ से उसकी बचपन की बात बताकर उसे छेड़ती है कि कैसे वो बस अपने आप को कैरी करने के लिए बोलती थी, जिससे उसकी बड़ी बहन खुश नहीं दिख रही है। हाँ, लेकिन वो कहती है कि तुम क्यूट थी, और बताती है कि जब वो 2 साल की थी तो उसने एक कमर्शियल भी किया हुआ है, और अगर कंटिन्यू करती तो एक बड़ी स्टार बन सकती थी। जिस पर रेमी कहती है कि मुझे अटेंशन नहीं पसंद और उसे अपने आप को पास्ट में देखना भी पसंद नहीं है, और ये भी कहती है कि टीवी में काम करना भी आसान नहीं था और मुझे माँ की जरूरत भी थी। जिस पे उसकी माँ रो पड़ती है और कहती है कि सॉरी, मुझे नहीं पता तो तुम कैसा फील करती हो, और कहती है कि अगर वो टाइम पीछे कर सकती तो उसी टाइम में जाती और उसे स्पॉइल करती और बिगाड़ती। फिर उसकी बहन कहती है कि रेमी, तुम्हें खुश होना चाहिए कि मम्मी ने तुम पे इतना ध्यान दिया जब तुम्हें जरूरत थी, बल्कि जब मुझे अपने दांत फिक्स कराने थे तब भी मम्मी ने सारा पैसा और टाइम सिर्फ तुम पे लगाया, और इसी वजह से उसके दांत भी खराब हो गए हैं। तो उसकी मम्मी नरुमी को कहती है कि जेलस होना बंद करो, और कहती है कि मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो टीवी पर्सनैलिटी थी। और नरुमी कहती है कि उसके छोड़ने के बाद भी आपने ऐसा ही किया, जिस पे उसकी मम्मी कहती है कि ऑफ कोर्स, क्योंकि रेमी का फ्यूचर अच्छा था और तुम बहुत अगली थी। जिसे सुनकर नरुमी शॉक हो जाती है और पीछे देखती है, जो कि हर किसी का रिएक्शन होगा अपनी सगी माँ से ऐसा कुछ सुनने के बाद और ऐसा बिहेवियर के बाद। तो उतने में ही उनके आगे एक ट्रक आ जाता है, जिससे बचने के लिए नरुमी कार को एक्सट्रीम लेफ्ट ले जाती है और रुक जाती है। फिर जैसे ही पीछे मुड़ के पूछती है कि आखिर आप दोनों ठीक तो हो ना, और वो देखती है कि रेमी के फेस के आगे एक साइन बोर्ड है। फिर जब रेमी से पूछती है कि वो ठीक तो है ना, और क्लोजर लुक लेती है, तब असल में देखती है कि रेमी के फेस की स्किन ही निकल गई है, उसकी आंख समेत, और बहुत जोर से चिल्लाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है हॉस्पिटल में, जहाँ उनकी माँ चिल्ला चिल्ला के रो रही है और रेमी से ज्यादा उन्हें उसके फेस का दुख है, जिसके लिए वो नरुमी को कोसती है, अबे तेरी गलती है। उतने में ही डॉक्टर आके बोलते हैं कि उसे होश आ गया है, लेकिन कुछ अजीब है, आप खुद आके देख लीजिए। और डॉक्टर बताते हैं कि फेस की लेफ्ट साइड की स्किन निकलने के बाद उसकी सब क्यूटिनस मसल दिखनी चाहिए थी, लेकिन इसकी स्किन के नीचे और एक लेयर है स्किन की, जिस पे डॉक्टर को भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिर क्या हो रहा है। उतने में ही रेमी को होश आता है और पूछती है कि क्या हुआ। तो उसकी मम्मी डॉक्टर से बोलती है कि क्या आप इसके फेस को नॉर्मल कर सकते हो। तो डॉक्टर कहते हैं कि पहले MRI करके देखते हैं, और उसका MRI होता है। और फिर MRI की रिपोर्ट देख के डॉक्टर हैरान थे, क्योंकि रेमी की पूरी बॉडी बस लेयर से ही बनी हुई थी। रेमी की बॉडी में ना कोई हड्डी थी, ना कोई ऑर्गन, ना कोई मसल, बल्कि ब्रेन भी नहीं था, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन में होता है। जिस पे उसकी मम्मी को विश्वास नहीं होता और वो नीचे गिर पड़ती है, और रेमी को बाउंग कुचन से कंपेयर करके हंसती है। बेसिकली बाउंग कुचन केक है, जो कि काइंड ऑफ लेयर से ही बना होता है, लेकिन डॉक्टर इसे रिंग्स ऑफ ट्री से कंपेयर करते हैं, जैसे कि पेड़ की लकड़ी में भी कैसे कई लेयर्स होती हैं, क्योंकि उसकी रिपोर्ट ग्रोथ भी शो करती है। उसकी मम्मी के पूछने पर डॉक्टर समझाते हैं कि कैसे सेंटर में उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेट है, और फिर उसके लेयर फॉर्म होती गई हर एक साल में, जैसे कि 0 ईयर, 1 ईयर, 3 ईयर्स, 10 ईयर्स और एंड में 20th ईयर, जो कि करंट स्टेट है। जिस पे नरुमी और उसकी मम्मी दोनों ही शॉक है। फिर उसकी मम्मी पूछती है कि क्या उसकी यंगर सेल्फ अभी भी उसके अंदर है, जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि हाँ, फिजिकल अपीयरेंस तो है ही। और वो रेमी को और एग्जामिन करने को पूछते हैं, लेकिन वो मना कर देती है और कहती है कि जो भी आपने देखा वो किसी को मत बताना, वरना उसे फ्यूचर में लैब के एक्सपेरिमेंट से गुजरना पड़ेगा। और रेमी को घर ले जाने का पूछती है। फिर हॉस्पिटल के बाहर उसकी मम्मी नरुमी को कहती है कि हम रेमी के वाउंड्स हील होने के बाद उसे घर ले जाएंगे, जिस पे नरुमी कहती है कि ये एक कर्स है, और पूछती है कि क्या आपको वो रियोन
रूइंस याद है 21 साल पहले अजीमे के मेडन रूइंस। बेसिकली स्टोरी की स्टार्टिंग में जिसे वो रूइंस मिले थे वो इनके पापा थे और बताती है कि वो कब्र कर्ज थी और डैड ने सील तोड़ दी और उस स्कल को घर लाने के बाद उनकी मेंटल स्टेट भी खराब हो गई थी, बल्कि 9 साल बाद उनकी डेथ भी हो गई। और उसके बाद वो कर्ज रेमी को लगा और फिर वो कर्ज नरुमी को लग गया जब से वो 2 साल की थी। और उसका प्रूफ दिखाती है अपना मुंह खोल के और बताती है कि रेमी की तरह ही उस पे भी दांतों की कई लेयर्स हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है उनके घर पे जहाँ वो रेमी को घर ले आए हैं और उनकी मम्मी रेमी से वही कहती है कि वो ठीक हो जाएगी और उसका फेस पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन तभी नरुमी कहती है कि हमें सही तो यूनिवर्सिटी से स्केल के बारे में पूछना चाहिए और उसके लिए एक मेमोरियल सर्विस करनी चाहिए, जिसपे उसकी मम्मी मना कर देती है ये बोल के कि उन्हें इन सब चीजों पे विश्वास नहीं है। लेकिन फिर रेमी भी बोलती है कि हमें एक बार ट्राई करना चाहिए, जिसपे फिर वो बोलती है कि ये एक कर्ज नहीं एक डिजीज है और मैं इसे ठीक कर दूंगी। जिसपे रेमी पूछती है कि आप क्या करोगी, तो वो बेस्ट डॉक्टर को बुलाने की बात करती है, जिसपे रेमी कहती है कि ये मॉडर्न मेडिसिन से ठीक नहीं हो सकता है और मुझे एक बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद करो और पागल मत बनाओ, और रोने लग जाती है। जिसपे उनकी मम्मी उसे चुप कराती है तो वो उसे छूने से भी मना कर देती है और कहती है कि मैं तंग आ गई हूँ आपकी हरकतों से और बल्कि ये एक्सीडेंट भी आपकी वजह से ही हुआ है। जिसे सुन के वो शॉक हो जाती है, मतलब जिसके चक्कर में दूसरे बच्चे पे ध्यान नहीं दिया वही धोखा दे रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है रात में और हम देखते हैं एक परछाई को जो कि रेमी के पास जाके उसे बुलाती है, जो कि उसकी मम्मी थी और वो 2 साल की रेमी को बुला रही है। और फिर उसका रिप्लाई न आने पर रोने भी लग जाती है और कहती है कि मुझे पता है तुम अंदर हो, और फिर जाने लगती है। तभी उन्हें पीछे से रेमी की आवाज आती है जो उन्हें बुलाती है और कहती है कि मम्मा मुझे गोद में ले लो। वो जैसे छोटे बच्चे गोद में लेने को लिए रोते हैं और कहती है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलना है। तभी वो सोचती है कि मुझे रेमी को बाहर निकालने के लिए कुछ करना पड़ेगा और उसकी स्किन को अपने हाथ से निकालने की कोशिश करती है जो कि निकलने लग जाती है। तो फिर वो उसे पूरी तरह से ही निकाल देती है, जिसपे रेमी बहुत तेज चिल्लाती है, जिसे सुन के नरुमी रेमी के रूम की तरफ भागती है और देखती है कि उसकी मम्मी चाकू की मदद से रेमी की स्किन निकाल रही है। जिसपे नरुमी चिल्ला के पूछती है कि वो ये क्या कर रही है और वो पागल तो नहीं हो गई है। जिसपे वो कहती है कि मैं बस रेमी की खराब स्किन निकाल रही हूँ और हमें इसको दोबारा 2 साल वाली स्टेट में लाना होगा और हमें ये बैड रेमी के उठने से पहले करना होगा। और उतने में ही फिर से रेमी रोने लग जाती है और बोलती है कि मम्मी मुझे जल्दी यहाँ से निकालो। फिर उसकी मम्मी कहती है कि देखा वो खुद ये करने को बोल रही है और फिर उसकी स्किन चाकू से स्लाइस करने लग जाती है। जिसपे नरुमी तो डर के एक कोने में बैठ जाती है और फिर उसकी मम्मी अपने हाथों से रेमी की स्किन उखाड़ देती है और फिर एक एक करके सारी स्किन निकालने लग जाती है और सारी स्किन निकाल के रेमी को उसकी 2 साल की उम्र में ले आती है। और भाई जस्ट लुक एट दैट, कितना रियलिस्टिक लग रहा है। और फिर उसकी मम्मी कहती है कि अब मैं तुम्हारी सारी बॉडी की स्किन निकाल देती हूँ और नरुमी को भी हेल्प के लिए बुलाती है और वो दोनों मिलकर रेमी की पूरी बॉडी की स्किन निकालने लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो उसकी सारी स्किन छील देते हैं तो नरुमी और उसकी मम्मी दोनों ही शॉक हो जाते हैं, क्योंकि रेमी का फेस ही नॉर्मल था, बाकी उसकी पूरी बॉडी में कोई ऑर्गन या बोन्स नहीं है और एकदम लकड़ी की तरह पतली सी है। और फिर ये देख के उसकी मम्मी भी अपनी स्किन को काटने लग जाती है और नरुमी के पूछने पे बताती है कि शायद वो कर्ज उन पे भी आ गया हो और वो भी अपने आप को 38 साल का कर देगी और दोबारा रेमी को जन्म देगी। और वो अपनी स्किन निकालने लगती है, लेकिन उनकी स्किन निकालने पे मसल्स दिखती है और भाई क्या डिटेल्ड बनाया है। जिसपे फिर वो दर्द के मारे चिल्लाने लगती है। जिसपे नरुमी कहती है कि वो कर्ज उनकी मॉम को नहीं लगा था, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम कर्ज ही है और उसे उस कर्ज को रिलीज करना होगा। और फिर नरुमी यूनिवर्सिटी जाके अपने फादर के स्टूडेंट से पूछती है और उसे पता चलता है कि उसके डैड की डेथ के बाद वो स्कल खो गया था और पुलिस की रिपोर्ट करने के बावजूद भी वो नहीं मिला। और फिर कई सालों के बाद वो कर्ज उन पे ही था, जबकि नरुमी तो नॉर्मल लाइफ जी रही थी, लेकिन समय के साथ वो भी लाचार फील कर रही है। और उस दिन के बाद उसकी माँ ने अपने आप को उसी कमरे में बंद कर दिया है और रेमी की स्किन दोबारा ग्रो हुई, लेकिन पहले की तरह नहीं हुई। और शायद हर बार स्किन निकालने पर वो ग्रो होती है, लेकिन पहले की तरह नहीं होती। और इसी के साथ खत्म होता है लेयर्स ऑफ फियर। और हाँ, कुछ लोगों को कंक्लूजन समझ नहीं आया होगा, तो भाई जुंजी ईतो की स्टोरीज होती ही ऐसी है। ये उन लोगों के लिए होती है जिन्हें कम टाइम में कुछ इंटरेस्टिंग हॉरर और कुछ डिस्कस्टिंग देखना हो। और जहाँ तक मुझे लगता है ये स्टोरी उसी चीज को दर्शाती है कि कर्ज कभी नहीं छूटता, जैसे तुम जुंजी ईतो की बाकी स्टोरीज में भी देख सकते हो, लाइक उज़ुमाकी और ह्यूमन चेयर। और बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हम मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।